Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss on John Milton's question that are very most important for TGT PGT examinations. And these questions are repeated questions in previous examinations of DSSB, TGT PGT and NET. So without delay, come to the point. Milton's first work is On the Morning of Christ's Nativity. Milton's first work is On the Morning of Christ's Nativity. Next question is the phrase bottomless perdition occurs in. आंसर इज मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट इन बुक फर्स्ट. एक फ्रेज है जो जॉन मिल्टन ने यूज़ करी है, बॉटमलेस परडिशन. परडिशन मीन्स होता है तबाही, तबाही, विनाश. तो एक ऐसा विनाश, एक ऐसी तबाही जिसका तल नहीं है. तो इस फ्रेज का यूज़ जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट में किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन पैराडाइज लोस्ट मिल्टन इन्वोक्स हिज हेवनली म्यूज़. ये न्यूज़ नहीं है, म्यूज़ है. तो म्यूज़ यूरेनिया को ये बुलाते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ कोड्स, नॉट कोड्स, CODES, कोड्स बुक 1 और 7 में. बुक 1 और 7 में ये पैराडाइज लोस्ट में मिल्टन इन्वोक करते हैं हेवनली म्यूज़ यूरेनिया को बुक 1 और 7 के बिगिनिंग में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरेनिया. हु इज़ यूरेनिया? यूरेनिया इज़ द म्यूज़ ऑफ एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी मीन्स होता है नक्षत्र विद्या. नक्षत्र विद्या, खगोल विद्या की ये देवी हैं यूरेनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराडाइज लोस्ट. In Paradise Lost, Book 9, Milton writes that Adam was overcome with female charm and so ate the forbidden, या एंड नहीं आएगा, forbidden fruit against his better knowledge. अपनी better knowledge होने के बावजूद भी एडम ने forbidden fruit खाया था. क्यों? क्योंकि वो फीमेल के चार्म से वशीभूत हो गया था, अभिभूत हो गया था. मीन्स फीमेल का चार्म. ईव का जब उसने सुंदरता को देखा तो वो अपने मन पे काबू नहीं पाए. काबू नहीं मतलब हुआ उससे. तो इसलिए उसने अपनी बेटर, उसको ज्ञान था कि उसे ये फॉरबिडन फ्रूट नहीं खाना, उसके बावजूद भी उसके फीमेल चार्म को देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया. और ये उसने खाया था 9, मिल्टन की जो बुक है पैराडाइज लोस्ट बुक, उसमें 9 बुक में. तो इसने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया अपनी बेटर नॉलेज होने के बावजूद भी. टू सी द फीमेल चार्म, फीमेल चार्म को देख करके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज रैथ. रैथ मीन्स होता है क्रोध, क्रोध, गुस्सा. एंड माइट मीन्स होता है शक्ति, पावर. दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज रैथ और माइट एक्सटोर्ट फ्रॉम मी. एक्सटोर्ट मीन्स होता है बलपूर्वक लेना या छीन लेना, एक्सटोर्ट. तो दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज रैथ और माइट एक्सटोर्ट फ्रॉम मी. तो उसके क्रोध और शक्ति से मेरे से वह ग्लोरी कभी भी छीनी नहीं जाएगी, कभी बलपूर्वक ली नहीं जाएगी. ये लाइन सैटन ने बोली है पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट में.
और वॉट ग्लोरी इज़ बीइंग रेफर्ड टू बाय सैटर्न। सैटर्न कौन सी ग्लोरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे? वो कर रहे हैं द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, कि उसका जो साहस है, उसका जो करेज है, वो कभी नहीं झुकेगा ईश्वर के आगे, उसकी शक्ति के आगे और ईश्वर की क्रोध के आगे। उसकी ये ग्लोरी, उसकी जो ये करेज है, वो कभी झुक नहीं पाएगा, सबमिट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर आई थॉट इट बेस्ट टू बी ट्रेवलिंग एट माई ईज फॉर इंटेलेक्चुअल कल्चर वाइल माई, यहाँ पर ये माई है, MY माई, while my fellow countrymen at home were fighting for liberty, who gave up traveling with this plea? मिल्टन। इस आग्रह के साथ किसने यात्रा करना छोड़ दिया? मिल्टन ने। कि फॉर आई थॉट इट बेस्ट टू बी ट्रेवलिंग एट माई ईज, कि मैंने ये सोचा कि अपनी बौद्धिक संस्कृति के लिए सुविधा अनुसार मैं यात्रा करूं, और जबकि वाइल माई फेलो कंट्री मैन, जबकि मेरे जो देशवासी हैं एट होम वर फाइटिंग फॉर लिबर्टी, वो स्वतंत्रता के लिए, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता के लिए स्वदेश में लड़ें। तो इस बात से किसने ट्रेवल करना छोड़ दिया था? गेव अप मीन्स होता है छोड़ना, गिव अप, दिस इज़ अ फ्रेज, ये भी एक फ्रेज है। तो गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना। तो किसने इस बात से यात्रा करना छोड़ दिया? मिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वॉज द लास्ट वर्क दैट मिल्टन सा द डिफेंसिव? कौन सा लास्ट वर्क था जो मिल्टन ने देखा था? वो था द डिफेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन के कंटेम्प्रेरी कौन थे? मीन्स समकालीन, उनके समय कौन से ऐसे पोएट थे? एंड रोड द वर्दी कम्युनिकेंट, और उन्होंने वर्दी कम्युनिकेंट वर्क लिखा। इट इज़ सेड दैट हिज प्रोज, और ये कहा भी जाता है कि उनका जो प्रोज है कैन बी रीड इजीली, उनके प्रोज को आसानी से पढ़ा जा सकता है। वैन मिल्टन्स मस्ट बी स्टडी, यदि मिल्टन की स्टडी करना ज़रूरी हो तो उनके प्रोज को आसानी से पढ़ा जा सकता है। ये बात बोली है जेरेमी टेलर ने, जेरेमी टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोलोक इज द हॉरिड किंग बेस्मियर्ड विद ब्लड ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। बेस्मियर्ड मीन्स होता है इन्वॉल्व होना, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, INVOLVE, इन्वॉल्व। मोलोक एक भयानक राज्य था, भयावह राजा था। बेस्मियर्ड जो कि लिप्त रहता था विद ब्लड ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस से, कि मानव के बलिदान के जो रक्त था उससे हमेशा वो इन्वॉल्व, उसमें ही हमेशा इन्वॉल्व रहता था, बेस्मियर्ड रहता था मोलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर दिस इनफर्नल, दिस इज इनफर्नल, इनफर्नल, INFERNAL, इन्फर्नल पिट, क्योंकि ये जो नरकीय गड्ढा है, इन्फर्नल मीन्स होता है नर्क, हेल, क्योंकि ये नरकीय गड्ढा कभी भी, सेलेस्टियल मीन्स होता है सेलेस्टियल, दैवीय, दैवीय आत्माओं को बंधन में नहीं रख पाएगा। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? तो ये लाइन मिल्टन ने बोली हैं पैराडाइज लोस्ट में, बुक फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लोस्ट कंप्राइज वन सेंटेंस। पैराडाइज लोस्ट की जो ओपनिंग 16 लाइन्स हैं स्टार्टिंग की, वो एक ही सेंटेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन पैराडाइज लोस्ट मिल्टन presents the action of the fall of man in 2 stages in book 7 and 9। पैराडाइज लोस्ट में मिल्टन फॉल ऑफ मैन दिखाते हैं अपनी 2 बुक में, उन बुक का नाम है 7 और 9 बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
वेयर देयर इज़ लेज़र फॉर फिक्शन, जहाँ फिक्शन के लिए फुर्सत होती है, समय होता है। देयर इज़ लिटिल ग्रीफ, वहाँ थोड़ा बहुत तो दुख होता ही होता है। वो सैमुअल जॉनसन्स क्रिटिसिज्म ऑफ अ फेमस पोएम, ये जॉनसन ने, सैमुअल जॉनसन ने एक आलोचना करी है एक फेमस पोएम के बारे में, और ये जॉन मिल्टन की पोएम है लिसिडस। इसके जॉन मिल्टन की लिसिडस पोएम के बारे में सैमुअल जॉनसन ने बोला है। इसमें मतलब इसे क्रिटिसाइज़ करा है कि वेयर देयर इज़ लेज़र फॉर फिक्शन देयर इज़ अ लिटिल ग्रीफ, जहाँ फिक्शन के लिए थोड़ा बहुत समय भी होता है, कुछ समय मिल जाता है फिक्शन को लिखने के लिए, वहाँ ज़रूर थोड़ा बहुत दुख तो होगा ही। तो मिल्टन की लिसिडस के बारे में उन्होंने ये कमेंट किया है, क्रिटिसाइज़ किया है उसको ये। और लिसिडस इज़ अ पेस्टोरल एलेजी दैट वाज रिटन in 1637 and published in 1638. Thanks for watching this video.